कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण का एक अन्य उपाय है कि कार्यपालिका द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाए उस पर बहस होती है। जितने भी वित्त विधेयक होते हैं वे कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन विधानमंडल में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जो भी मंत्री होते हैं वे वित्तीय विधेयक विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उन पर बहस करने का पूरा अधिकार विधानमंडल को होता है। संसदीय प्रणाली में भी और अध्यक्षीय प्रणाली में ही विधानमंडल वित्त विधेयक पर चर्चा करता है। वित्त विधेयक के अंतर्गत ही अपना बजट भी शामिल है, विनियोग विधेयक भी शामिल है। तो इन सब पर चर्चा करने का पूरा अधिकार विधानमंडल को होता है। और इन पर चर्चा करने के दौरान यदि विधानमंडल के सदस्य चाहें तो कटौती प्रस्ताव रख सकते हैं। कटौती प्रस्ताव का अर्थ हुआ कि किसी मंत्रालय द्वारा जितनी राशि मांगी गई है एक वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए, उस राशि में से कटौती की जा सकती है। कहा जा सकता है कि उस मंत्रालय को उतना मत दिया जाए, उस विभाग को उतनी राशि मत दी जाए, उससे कम राशि दी जाए। तो यह कटौती प्रस्ताव है। और कटौती प्रस्ताव यदि मान ली जाती है और विरोध के बावजूद अगर कटौती प्रस्ताव को मान लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, तो इस अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं माना जाता, क्योंकि यह एक परामर्श रूप में ही होता है। और जब बजट पारित हो जाए और उसके बाद में मंत्रालय को जवाब देना होता है, यानी वित्त वर्ष के अंत में भी बताना पड़ता है प्रत्येक मंत्रालय को कि उसने अमुक वित्त वर्ष में कैसे कैसे खर्च किया, यानी जिस रूप में उसे खर्च करना था उसी रूप में खर्च किया या किसी और तरीके से अन्य किसी मद में उसने खर्च कर दिया। और यह जांच करने के लिए संसद में समितियां बनाई जाती हैं। लोक लेखा समिति इसी काम को करती है। प्राक्कलन समिति तो यह देखती है कि किस मंत्रालय को कितनी राशि की ज़रूरत है, लेकिन लोक लेखा समिति इस तथ्य की जांच करती है कि जितनी राशि मंत्रालय को दी गई उस राशि का उपयोग उस मंत्रालय ने सही ढंग से किया भी है अथवा नहीं। तो जो संसदीय जांच समितियां होती हैं, ये जांच समितियां भी दो प्रकार की होती हैं। कुछ तो स्थायी समितियां हैं। स्थायी समितियां जैसे प्राक्कलन समिति हो गई, चाहे लोक लेखा समिति हो गई, और कुछ समितियां वे भी अस्थायी स्वभाव की हैं, स्वरूप की हैं, और वे हर मंत्रालय से जुड़ी होती हैं। जैसे रेलवे मंत्रालय की समिति, रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति आदि। इनके अलावा समय समय पर विशेष समितियों का भी गठन किया जाता है। कई बार वित्तीय अनियमितता की शिकायत हो, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत हो, तो उस समय अलग प्रकार की समिति का संसद में गठन किया जाता है और संसद के दोनों प्रकार के सदस्य उसमें रखे जाते हैं। सत्तारूढ़ दल के भी रखे जाते हैं और विपक्षी खेमे के भी सदस्य उसमें रखे जाते हैं, ताकि उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, अर्थात सही ढंग से तथ्यों की जांच हो सके और बिना किसी दबाव का संसदीय समिति अपना निर्णय प्रस्तुत कर सके, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। चूँकि विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित संसदीय समितियां होती हैं, विधानमंडल की समितियां होती हैं, इसलिए मंत्री काफ़ी भयभीत रहते हैं इस बात से कि कहीं संसदीय समिति में उन्हें नीचा न देखना पड़े। जब उनको तथ्यों के गलत ढंग से अगर वे प्रयोग करेंगे, गलत प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। संसदीय समितियां इतना प्रभावी होती हैं। संसदीय समितियों को कानूनी दर्जा भी प्राप्त है, क्योंकि वे चाहें तो अपने समक्ष मंत्री को भी बयान देने के लिए बुला सकती हैं, विभिन्न अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी बुला सकती हैं। तो राजनेता, यहाँ तक कि विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी इसी बात से सहमे होते हैं और उनका प्रयास होता है कि वे इस प्रकार काम करें कि उन्हें संसदीय समितियों के समक्ष जाकर किसी मामले में गवाही नहीं देनी पड़े और कोपभाजन नहीं बनना पड़े। इस प्रकार संसदीय समितियां और विधानमंडल, इन सब का पूरा नियंत्रण बजट पर नियंत्रण के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों की द्वारा मांग की गई राशि पर चर्चा करने के माध्यम से काफ़ी नियंत्रण रहता है। और उनके इस नियंत्रण की किसी भी देश में उपेक्षा नहीं की जा सकती, चाहे देश में संसदीय प्रणाली हो, चाहे अध्यक्षीय प्रणाली हो। जब भी कहा भी जाता है कि वित्त पर नियंत्रण सिर्फ जनप्रतिनिधियों का ही होगा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन,
यानी अगर जनप्रतिनिधि नहीं चाहें तो न तो कोई नया टैक्स लग सकता है, न कोई नया टैक्स बंद किया जा सकता है, न किसी टैक्स में सुधार लाया जा सकता है। तो टैक्स पर नियंत्रण के माध्यम से देश की वित्तीय व्यवस्था पर पूरा का पूरा नियंत्रण संसद का होता है, और चूंकि संसद ही इस पर नियंत्रण करती है और कार्यपालिका का काम बजट के अनुरूप व्यय करना होता है, इसलिए अंततः कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण वित्तीय मामलों में बजट पर नियंत्रण करने के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के नियंत्रण के माध्यम से विधानमंडल का ही हो जाता है। इसलिए यह लोकतंत्र का एक सत्य है, स्थापित सत्य है, और पूरी दुनिया में यह सत्य है कि विधानमंडल की अनुमति के बिना कार्यपालिका वित्तीय मामले में कुछ भी करने में असमर्थ है। जो कुछ भी उसे निर्णय लेना होता है वह विधानमंडल की इच्छा के अनुरूप ही निर्णय लेती है कार्यपालिका, इसलिए कार्यपालिका वित्तीय मामलों में विधानमंडल के अधीन है।